दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर इंसान की ज़िंदगी में और पारिवारिक रिश्ते में किसी भी चीज़ का खटास आ जाए तो उस इंसान को अपने रिश्तों को सुलझाने में बड़े संयम से काम लेना चाहिए। नहीं तो समझ लो उस परिवार में क्या होगा वह कोई सोच नहीं पाएगा। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। बस एक परिवार में भी शक पैदा हो जाता है जिसकी वजह से एक महिला की बड़ी बेरहम तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है कि आखिर इस महिला के साथ यह कैसे हो गया, आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश की है और उसी की राजधानी पड़ती है लखनऊ, और ठीक उसी का जाना माना एक शहर पड़ता है गोमती नगर। ठीक है, उसी का ही एक जाना माना चौराहा पड़ता है नीलकंठ चौराहा, और ठीक उसी के पास एक 3 मंजिला मकान होता है। और ठीक है, पहली मंजिल पर ही रहने वाला एक प्रभात नाम का एक युवक होता है, जिसकी उम्र लगभग वही 30 साल के आसपास होता है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है अब रीतिका, जिसकी उम्र लगभग इधर 27 साल के आसपास होता है। लेकिन हाँ, और प्रभात जो होता है JMR मूवी लिंक कंपनी में मौके पर मैनेजर होता है। लेकिन उसकी जो अपनी पत्नी होती है, इधर रीतिका भी एक फेमस ब्यूटी पार्लर में मौके पर नौकरी करती है। अब जिसकी वजह से इधर रीतिका और साथ में प्रभात की जो ज़िंदगी होता है बड़े खुशमय तरीके से बीतता है। दोनों अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए जो होता है तो तरीके से एक दिन कभी कभी छुट्टी ले लिया करते थे और अपना दिन भर समय घूम घाम कर इधर उधर बिताया करते थे। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक इधर 23 दिसंबर का ही अब दिन होता है। तो उसी दिन जो होता है इधर रीतिका भी और साथ में प्रभात भी मौके पर छुट्टी पर होते हैं। प्लान के हिसाब से जब छुट्टी कर लेते हैं तो दिन भर इधर उधर घूमकर अपना समय तौर तरीके से बिताते हैं। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है, अपने घर जब पहुंचते हैं तो इधर रीतिका बोलने लग जाती है कि आज हमें ऐसा लग रहा है कि अपने ज़िंदगी का सबसे अनमोल दिन आज यही बीता, क्योंकि इससे पहले तुम्हारा व्यवहार हमारे लिए ऐसा नहीं दिख रहा था जैसा व्यवहार आज दिखा। यह बात जब सुनता प्रभात करने लग जाता है, क्या करे, हमारी अपनी जो नौकरी है प्राइवेट नौकरी है, जिसकी वजह से वहाँ के मालिक का हमारे ऊपर खुद प्रेशर रहता है और इसी से हम परेशान रहते हैं। लेकिन क्या करें, तुम्हारी मीठी मीठी बातों में या करना हम आज छुट्टी कर लें, जिसकी वजह से हम भी आज तौर तरीके से तुम्हारे साथ वक्त बिताएँ। रीतिका कहने लग जाती है, ज़िंदगी का हर वक्त ऐसा ही होना चाहिए। यह बात प्रभात सुनता कहने लग जाता है कि ठीक है, आराम से अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत जीने का जरिया बनाओ। और तभी ठीक है, शाम का जब टाइम होता है आराम से खा पी कर दोनों सो जाते हैं, और सुबह का जब टाइम होता है, सुबह के टाइम में भी इधर दोनों अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए फिर पार्क में निकल जाते हैं, फिर होटल में निकल जाते हैं। और जब शाम का टाइम होता है और शाम के टाइम में दोबारा अपने घर पहुंचते हैं और कमरे में तौर तरीके से नाश्ता पानी कर कर इधर जैसे रात का वही अब 7 बजे के आसपास टाइम होता है तो प्रभात रीतिका से यही बात बोलता है कि रीतिका देखो, कल ना 25 दिसंबर भी है, जो कि क्रिसमस का दिन है। उस दिन तो हमारा अपना काम भी बंद रहेगा और हम दोनों मिलकर तौर तरीके से इधर उधर जाकर अपना एंजॉय करेंगे। यह बात जब रीतिका सुनती है प्रभात के द्वारा तो बड़ी खुश हो जाती है। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उससे जो माहौल मिल रहा था उस माहौल को देखकर रीतिका
खुशी अपनी इधर प्रभात के सामने ज़ाहिर नहीं कर पा रही होती है। लेकिन जैसे वही 7 बजे के ऊपर का टाइम होने वाला हो तो उसी वक्त प्रभात बोल देता है कि रितिका हम जा रहे हैं बाहर अब ड्रिंक लेने के लिए। यह बात जब रितिका सुनती है, रितिका भी सोचने लग जाती है कि आखिर अगर हम ना करेंगे तो प्रभात का जो मोड़ वह ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए खुशी खुशी में उसकी बात को स्वीकार कर लेती है और उसी वक्त जो होता है अब प्रभात अपनी मोटरसाइकिल लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब पतकारपुरम चौराहे के लिए निकल जाता है। वहाँ जाता है, अपना ड्रिंक लेता है, लेने के बाद तुरंत अपना बाइक को वापस लेता है। लेने के बाद लगभग अब 10 बजे के आसपास अपने कमरे पर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही अंदर जाता देखता है कि जो मेन गेट का दरवाज़ा होता है वह खुला होता है। बड़े सोच में पड़ जाता है कि आखिर जो होती है रितिका आज घर की दरवाज़ा खोलकर अंदर किस काम में व्यस्त है। और प्रभात यही बात सोच साच कर बाहर से उधर आवाज़ लगाता है रितिका के नाम का। लेकिन नाम के क्या, रितिका के आवाज़ की कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ पाता है। तब इधर प्रभात बड़ी सोच में पड़ जाता कि आखिर रितिका की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। तो इधर आवाज़ लगाते लगाते प्रभात घर के अंदर चला जाता और बेडरूम में जैसे ही घुसता है तो देखता जो फर्श है उसी फर्श पर रितिका पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में, मृत अवस्था में वहीं पड़ी हुई है। और प्रभात जब यह नज़ारा देखता है तुरंत ही चीख पड़ता है और चीख की जो आवाज़ होता है इधर उसके ही अपने जिगरी करीबी दोस्त होते हैं और मनोज और साथ में विनोद को खबर लगता है। और जैसे ही खबर पाते हैं तो वह भी वहीं पहुंच जाते हैं और कमरे में घुसते हैं। और जैसे ही मनोज और विनोद देखते ना, देखने के बाद इधर जो रितिका को सन्न रह जाते हैं। वह भी पूरी तरह से एकदम अचेत हो जाते हैं। प्रभात को काफ़ी समझाते बुझाते हैं, लेकिन इधर मनोज जो होता है उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने मोबाइल के द्वारा अपने नज़दीकी पुलिस थाने और गोमती नगर में देने के लिए अपना मोबाइल निकालता है। लेकिन जैसे कॉल करता है तो पता चलता है गोमती नगर थाने के जो मेन फ़ोन होता है वह मौके पर अब बिजी बता रहा होता है। लेकिन वहाँ से गोमती नगर जो थाना पड़ता है 400 मीटर पड़ता है। तो उसी वक्त मनोज और विनोद जो होते हैं तुरंत अपनी बाइक लेते हैं और लेने के बाद गोमती नगर थाने में पहुंच जाते हैं। अब वहां के जो थाना प्रभारी होते हैं उमेश बहादुर सिंह अपने थाने में मौजूद होते हैं और उन्हीं के सामने अब इधर मनोज और साथ में विनोद पहुंचते हैं और रितिका की हत्या के बारे में एक एक बात की जानकारी देखते हैं। और उसी वक्त उमेश बहादुर सिंह जो होते हैं इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भेजवा देते हैं और साथ में फोरेंसिक टीम को और साथ में डॉग स्क्वाड की टीम को भी भेजवा देते हैं। अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए जो होता है अब नीलकंठ चौराहे पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब इधर प्रभात के घर के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते जो फर्श है उसी फर्श एक महिला की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ी हुई है। पुलिस की टीम जब देखती है तो पता चलता है कि यह डेड बॉडी जो होता है ठीक यही रितिका का है। लेकिन डेड बॉडी का जब तौर तरीके से वहाँ थाना प्रभारी जो होते हैं उमेश बहादुर से निरीक्षण करते तो पता चलता है कि रितिका के गले पर किसी नुकीले हथियार के काफ़ी गहरे गहरे घाव है जो कि पूरे शरीर पर, यहाँ तक कि पेट के जो अंश होते हैं वह बाहर से आ जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है रितिका की हंस को देखती वह भी पूरी तरह से हैरान से रह जाती है कि आखिर अपराधी किस जन्म का इधर रितिका से अपना बदला निकाला होगा। पुलिस की टीम अब घटना से जब निरीक्षण करती है तो पता चलता साइड में अब 2 कुर्सियाँ भी पड़ी होती है। उस कुर्सियों पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड के धब्बे लगे होते हैं और साथ में बगल में जो दीवार होते हैं उस दीवार पर भी काफ़ी सारे ब्लड के धब्बे भी जमे होते हैं। और साथ में जो बेड होता है उस बेड पर भी किसी औरत के बाल टूटे हुए पड़े होते हैं और जो कंबल होते हैं वह भी ब्लड के निशानों से धबे होते हैं। पुलिस की टीम बाल को देख समझ जाती कि बस करो यह जो बाल होगा सिर्फ रितिका के हो, इसके अलावा किसी का नहीं होगा। लेकिन पुलिस की टीम जब नज़र मारती है दरवाजे पर तो देखती दरवाजे पर भी काफ़ी सारे ब्लड जमे हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि हत्यारा जो भी होगा रितिका के साथ जब हाथापाई किया होगा तो रितिका अपनी जान बचाने के लिए उस हत्यारे से काफ़ी लड़ी बड़ी होगी। लेकिन हाँ, हत्यारे के भी हाथ में ज़रूर कहीं ना कहीं नुकीले हथियार से निशान पड़े होंगे।
पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर जो भी हत्यारा होगा वह हत्यारा काफ़ी साजिद तरीके से यहाँ आया होगा, अपने घटनाक्रम को अंजाम देकर यहाँ से निकल गया होगा। पुलिस की जो टीम होती है इधर प्रभात को जब देखती है और देखने के बाद जो होता है और प्रभात से इधर रितिका के बारे में पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी अब रितिका के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तो प्रभात कहता है साहब हमें नहीं पता, हमारी खूबसूरत पत्नी रितिका के साथ ऐसा कारनामा कौन कर सकता है, क्योंकि हमारी जो पत्नी होती है सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी साहब, हमारे ऊपर हद से ज़्यादा यकीन भी करती थी और हम भी उसके ऊपर हद से ज़्यादा यकीन भी करते थे साहब। पुलिस की जो टीम होती प्रभात से पूछताछ करने के बाद आखिर यह जानना चाहती थी कि आखिर रितिका के साथ किसी की क्या दुश्मनी था, आखिर उसका हत्यारा कौन हो सकता है, आखिर उसका किसी से क्या दुश्मनी हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है तो मौके पर खड़े जितने वहाँ व्यक्त होते हैं पुलिस की टीम उनसे भी कुछ पूछताछ करती है, लेकिन उसी वक्त रितिका के अपने मायके वाले जो ठीक है इधर बनारस के रहने वाले होते हैं उनको भी सूचना भिजवा दिया जाता है। अब रितिका के जैसे ही माता पिता खबर पाते तो उसी वक्त बनारस से निकल पड़ते हैं और निकल पड़ने के बाद जो होता है इधर लखनऊ कुछ वक्त बाद पहुंच भी जाते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर रितिका के बॉडी का वही पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही जो नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन यह जो मामला होता है यह पौष पारिवारिक का मामला होता है, इसलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त 4 डॉक्टरों की निगरानी में इधर जाकर अब रितिका के बॉडी का पोस्टमार्टम भी किया जाता है। लेकिन जब पुलिस के सामने पोस्टमार्टम का रिपोर्ट निकल के आ जाता है तो पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से चौंक सी जाती है, क्योंकि रितिका के बॉडी पर लगभग 8 घाव होते हैं और लगभग 25 से ज़्यादा गहरे गहरे घाव होते हैं। लेकिन एक जो घाव होता है पूरी तरह से रितिका के रीढ़ की हड्डी को टच कर जाता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि हत्यारा बड़ा ही साजिद तरीके से अपने काम को अंजाम दिया है। इसीलिए पुलिस की टीम इस केस को काफ़ी गंभीरता लेती है और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए जो होता है पुलिस की टीम अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध हत्या का मुकदमा अब दर्ज कर लेती है और उसी वक्त एक टीम लेती है और लेने के बाद दोबारा अब नीलकंठ चौराहे पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर प्रभात के घर में पहुँचती है और प्रभात से दोबारा पूछताछ किया जाता है। पुलिस की टीम पूछने लग जाती है कि आखिर आप हमें एक बार तो बता ही सकते हैं कि आखिर तुम्हारी पत्नी का किसी से क्या लेना देना था। प्रभात पुलिस के सामने यही कहने लग जाता है कि साहब हमारी पत्नी जो होती है अपने मोबाइल पर दिन भर किसी से व्यस्त रहती थी, लेकिन साहब हमें नहीं पता वह किससे व्यस्त रहती थी। पुलिस की जो टीम होती है इधर प्रभात से ही अब रितिका का मोबाइल नंबर लेती है, उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल भी देखा जाता है, लेकिन उसमें जो होता है किसी भी अनजान नंबर की पुलिस को जानकारी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इस केस को ठंडे कर देती है। आखिर पुलिस भी बड़ी उलझन में पड़ जाती है, लेकिन तभी पुलिस को भरोसा हो जाता है कि सामने जितने CCTV कैमरे लगे हुए हैं एक बार उनका फ़ोटोज़ देखा जाए तो हो सकता है हत्यारे का कोई हमें सुराग मिले। इसलिए थाना प्रभारी और उमेश बहादुर सिंह जो होते हैं उसी वक्त जाते हैं तो उस इलाके में देखते हैं जितने CCTV फुटेज होते हैं सबकी निगरानी करना चाहते हैं और करते भी हैं, तो तभी पता चलता है कि जो फुटेज होते हैं वह तो बंद होते हैं कि आखिर हत्यारा का पता अब कैसे चलेगा। इसीलिए पुलिस की टीम अब काफ़ी उलझन में पड़ जाती है। लेकिन पुलिस के हथकंडे जो होता है अब रितिका का हत्यारा अब नहीं चल पाता। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है इधर जब अब जाकर नीलकंठ चौराहे के इर्द गिर्द लोगों से पूछताछ करती है तो पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली रहस्य निकल के आ जाता है। पता चलता है इधर प्रभात का ही एक अपना छोटा भाई होता है अरुण, जिसका यहाँ काफ़ी आना जाना होता है। लेकिन घटना से मात्र इधर 4 दिन पहले जो होता है अरुण और साथ में रितिका के बीच जो होता है रितिका के ही घर में काफ़ी झगड़े तकरार हुए थे और झगड़े तकरार का कारण सिर्फ जो होता है अब प्रभात को पता होगा। लेकिन पुलिस को जैसे ही पता लगता पुलिस समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या है। अब पुलिस की जो टीम होती है अब इधर प्रभात से पूछताछ करती, लेकिन प्रभात से जब पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के सामने एक ऐसा चौंकाने वाला रहस्य निकल के आ जाता है जिसकी वजह से पुलिस के रोंगटे भी खड़े हो जाते कि आखिर पुलिस उस हत्यारे तक अपना हाथ डाल ही देती है। और पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम गंवाए जो होता है इधर जाती है और फैजाबाद शहर पहुंच जाती है। और जब पहुंचती है ठीक वहीं से जाकर
प्रभात के अपने छोटे भाई अरुण को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन अरुण जो होता है कोई ऐसा शातिर मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने अब ज़्यादा देर अब टिक सके, जिसकी वजह से पुलिस के सामने अरुण जो होता है खुद अपनी खूबसूरत भाभी अब जाकर रितिका की हत्या का जो राज होता है वह खोल देता, कबूल भी कर लेता है और उसी में अपने दो दोस्तों को भी नाम ले लेता। पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए जो होता है इधर उसके अपने दोस्तों को भी अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंचते हैं। लेकिन दोनों दो दोस्त होते हैं अब जैसे ही अरुण को देखते समझ जाते हैं कि लग रहा है अरुण ने पुलिस के सामने सारा राज खोल दिया है और इसी में हमारी भलाई है कि हम भी जल्द जल्द अपना गुनाह कबूल कर लें। लेकिन पुलिस के सामने तीनों जो मिलकर सच्चाई बताते हैं, इससे सुनने के बाद लोगों के रोह तक खड़े हो जाते हैं। असल में बनारस की रहने वाली यही होती है रितिका। अब देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। लेकिन जैसे ही इधर खुद रितिका अब 22 साल की होती है तो होते ही वह मौके पर अब बनारस छोड़कर सीधा का सीधा लखनऊ चली आती है। लेकिन इधर रितिका के अपने जो माता पिता होते हैं लखनऊ आने की वजह से रितिका से काफ़ी नाराज़ चलते थे। रितिका से फ़ोन पर काफ़ी कम बात किया करते थे क्योंकि रितिका अपने मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी यहाँ तक कि अपने भविष्य बनाने के लिए अब लगी पड़ी होती है। लेकिन जब लखनऊ पहुँचती है तो उसको भी एहसास हो जाता है कि यहाँ बिना नौकरी का हमें रोटी पानी मिलना भी दुश्वार लग रहा है। और उसी वक्त रितिका अपनी एक सहेली के यहाँ ठहरती भी है और ठहरने के बाद जो अब नौकरी की तलाशी करती है। और जब तलाशी करती है तो उसके हिसाब से उसे एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है और उसी से अपना जो होता है जेब खर्चा भी अब रितिका चलाने लग जाती है। लेकिन हाँ, अब लखनऊ में रहकर अब मौके पर जो होता है BLC से डायटीशियन कोर्स है और साथ में ब्यूटिशियन कोर्स है अब वही करने लग जाती है। और जब करने लग जाती है तो उसी बीच जो मेहनत होती है बड़ी जल्दी उसकी रंग भी लाती है और लाने की वजह से अब जाकर छोटे मोटे दुकान पर अब ब्यूटिशियन का मौके पर अब काम करना शुरू कर देती, जिसकी वजह से उसके पास अब पार्ट टाइम पैसे आने लग जाते हैं। और तभी घटना से मात्र 6 साल पहले जो होता है इधर रितिका एक मॉल में पहुंचती है और वहां मौके पर कुछ सामान लेने लग जाती है। तभी उसी के सामने एक युवक दिखाई देता है। लेकिन युवक की जो नज़र होता है इधर रितिका के खूबसूरत चेहरे पर होता है। लेकिन रितिका की नज़र उस युवक पर पहुंचता है तो उस युवक को जब देखती है तो वह भी मुस्कुरा पड़ती है। मुस्कुराने की वजह से जो होता है वह युवक उसके करीब आ जाता है। पता चलता है वह युवक कोई और नहीं होता है बल्कि प्रभात ही होता है, जो ठीक है उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर है फैजाबाद, जो आज अयोध्या के नाम से ही जाना जा रहा है। उसका एक अपना छोटा भाई होता है अरुण। अरुण का जो होता खुद का ही बेगमगंज मकबरा में ही एक बहुत बड़ा गिफ्ट का दुकान होता है और उसी को इधर अरुण चलाया करता था। उसके जो अपने पिता होते हैं बलदेव होते हैं, वह एक अनाज के काफ़ी बड़े व्यापारी भी होते हैं। और बलदेव के दोनों जो बच्चे होते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने भविष्य बनाने के लिए अब लग पड़ते हैं। लेकिन जैसे 6 साल पहले जो होता है इधर अपने ही आंखों के सामने खुद प्रभात अब रितिका को देखने के बाद वहीं दीवाना हो जाता, फिर उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है। और बढ़ाने के बाद दोस्ती का हाथ इस तरह बढ़ता है कि रितिका जो होती है प्रभात के सामने पूरी तरह से झुक जाती है। झुकने की वजह से दोनों के बीच वहीं मोबाइल नंबर शेयर हो जाते हैं। फिर इधर उधर दोनों घूमना फिरना चालू कर देते हैं। फिर दोनों को एहसास हो जाता है कि अब लग रहा है इस खूबसूरत ज़िंदगी के अलावा कोई दुनिया नहीं बसी है, जिसकी वजह से प्रभात जो होता है अब रितिका के सामने प्रेम का इजहार कर देता। करने की वजह से रितिका जो होती है अब उसके इस प्रेम के इजहार को तुरंत स्वीकार भी कर लेती है। स्वीकार करने की वजह से दोनों अपनी ज़िंदगी कैसे ना तैसे कर कर इधर उधर बिताने लग जाते हैं। लेकिन प्रभात को जब एहसास होता है कि अब हमारी ज़िंदगी रितिका के बगैर चलने वाली नहीं है तो रितिका को जाकर काफ़ी सारे जो होता है वादे देता। वादे देने की वजह से अब रितिका जो होती तुरंत उसके सामने शादी के लिए प्रपोज मार देती है। और प्रभात जैसे ही सुनने के बाद खुश हो जाता है प्रभात है और रितिका को अपने साथ ज़िंदगी बिताने के लिए हामी भर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ रितिका भी अपने परिवार वालों से शादी के लिए बात करती है और रितिका के परिवार वाले खिलाफ हो जाते हैं। और इधर जो होता खुद प्रभात जब अपने पिता बलदेव से बात करता है, उसके पिता जो काफ़ी तरह के उसको समझाते बुझाते। लेकिन इधर जो होता है अब प्रभात ना अपने पिता की बात सुनता ना अपनी माँ की बात सुनता है, सिर्फ सुनता है अपने छोटे भाई अरुण की। इधर दोनों अब मिलने के बाद जो होता रीति रिवाज के तहत एक मंदिर में जाते हैं, वहीं पर शादी के बंधन में बस जाते हैं। और बसने के बाद जो होता शहर में एक बढ़िया सा कमरा लेते, वह भी किराए का।
और लेने के बाद वही तौर तरीके से पति पत्नी की तरह अब रहना शुरू कर देते हैं। और जब रहने लग जाते हैं तो दोनों की ज़िंदगी जो होता है बड़ी ही खूबसूरत तरीके से बीतता है। तो इसी बीच जो होती है विजयनगर में जाकर अब इधर रीत का एक ब्यूटी पार्लर की दुकान में काम करने लग, जिसकी वजह से ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं। और दूसरी तरफ जो होता है इधर प्रभात जो होता है और मौके पर JSR में जो मूवी लिंक है उसी कंपनी में मैनेजर होता है। उसके पास भी काफ़ी तगड़े पैसे आते हैं, जिसकी वजह से दोनों की खूबसूरत तरह की ज़िंदगी जो होता है वह 100 के बलबूते बीतने लग जाता है। लेकिन ऐसे बीतते बीतते अब ज़िंदगी का जो होता है लगभग 5 साल का वक्त बीत ही जाता है। लेकिन इधर रीतिका की जो गोद होती है वह सोनी पड़ने लग जाती है, कि जिसकी वजह से इधर प्रभात के ऊपर खुद रीतिका शंका करने लग जाती, कहीं प्रभात हमें छोड़कर अकेला ना चला जाए। यही सोच साझ कर रीतिका अब अपने पति के ऊपर इतना पहरा लगा देती है, जिसकी वजह से प्रभात अपनी पत्नी के आगे वहीं रह जाता है। इधर दोनों के बीच काफ़ी बार मनमुटाव हो जाते हैं। लेकिन रीतिका का जो अपना देवर होता है अरुण भी अपने सामान लेने के लिए लखनऊ भी आया जाया करता था। आने जाने की वजह से और जब भी इधर प्रभात के बुलावे पर कमरे में घुसने के बाद उसकी जो नज़र होता अपनी खूबसूरत भाभी अब रीतिका पर पहुंचने के बाद उसको पति को जब देखता ना तो एकदम अपने आप को ठगा महसूस करता है, यानी कि वह दीवाना सा हो जाता है। उसी वक्त अपनी भाभी का खूबसूरती का ऐसा चस्का लगाता है, दर्शन पाने के लिए हफ्ते में 2 बार ज़रूर उसी समय अब नीलकंठ चौराहे का चक्कर मार लेता। और जब मारने के बाद जो होता है इधर घर में जाता और भाभी देवर के नाते हंसी मजाक चलते। लेकिन हंसी मजाक की जो सीमा होती है वह तब ख़त्म होने लग जाती है जब इधर जो होता खुद अरुण अपने दोस्तों को लेकर खुद अपने भाई के कमरे में जाता और वहाँ बैठकर ड्रिंक करता। और करने के बाद जो होता है इधर जब खुद रीतिका देखती वह देखकर पूरी तरह से दंग से रह जाती है और काफ़ी खरी खोटी अपने देवर को सुनाने के लिए हिम्मत तो जुटाती, लेकिन जुटा नहीं पाती, क्योंकि रिश्ते में उसका अपना जो छोटा भाई लगता है। लेकिन यह हद तब पार हो जाता है जब खुद रीतिका अपने घर में आती, खुद इधर देख लेती है अरुण को। और उसी समय उसके हाथ में काफ़ी सारे बोतल होने की वजह से रीतिका उसको डांट डपाट लगा देती है। और लगाते ही इधर खुद जाकर अरुण कह देता है कि भाभी आप हमारी ना आधी घर वाली हैं, क्योंकि भाभी घर वाली होती हैं। या बात जब सुनती रीतिका वहीं दंग से रह जाती होने की वजह से वहीं झगड़े तकरार करती हैं। लेकिन रीतिका की यह सोच होती है कहीं हमारा देवर हमारे पति को हमसे दूर ना कर ले, जिसकी वजह से रीतिका अपने देवर से वहीं नफरत जगाना शुरू कर देती है। जब भी घर में पहुंचने के बाद रीतिका हर वक्त अपने पति को ही अरुण से दूर करने के लिए लगी रहती थी, कहीं मुलाकात ना हो जाए, होने की वजह से अपनी बातों में बहकाव में ना ले ले और हमारे पति को हमसे दूर कर ले, क्योंकि अभी तक हमारा जो गोद है हमेशा हमेशा के लिए सूना पड़ा हुआ है। उसके जो मन है कहीं भी जा सकते, जिसकी वजह से आना ही घर इधर अणु का भारी पड़ जाता। लेकिन आता भी रहता था और खूबसूरत देखकर अपने आप को दिल को तसल्ली भी दे लेता था। और तभी एक दिन हद तो तब पार हो जाता है जब घटना से मात्र 6 महीने पहले जो होता है अपने दोस्तों को लेकर इधर अणु पहुंचने के बाद वहीं कुर्सी होता है, उसी पर बैठकर कुछ बोतलें खोलता है। और उसी वक्त इधर रीतिका पहुंचती है और पहुंचने के बाद जो होता है इधर जब देखती है तो डांट डपाट लगाने की भरपूर कोशिश करती हैं। लेकिन अणु खड़ा हो जाता है और जाकर रीतिका का ही एक हिस्सा पकड़ लेता है, फिर करीब लाता है, बार बार छेड़खानी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रीतिका अब वहीं अरुण को काफ़ी खड़ी खोटी सुना देती है, वहाँ से धुमका कर भगा देती है। लेकिन इधर दूसरी तरफ खबर जाकर प्रभात को लगता है, प्रभात जो था अपनी पत्नी को काफ़ी समझाता बुझाता है, तो तरीके से सत्वाना देता है कि आगे ऐसा अरुण करते ही करेगा नहीं। लेकिन रीतिका उसी दिन से अरुण से खुन्नस खाए बैठ जाते हैं, अब उसको आपे जमा कर देखना नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसे जब दूसरी तरफ खबर जाकर अरुण को लगता है कि हमारे भाई को पता चल गया हमारी इस हरकत के बारे में, तो वह जो होता है आना जाना बहुत कम कर देता है, यहाँ तक कि लगभग कुछ महीने का वक्त बीत जाता है। तो इधर ज्योति रीतिका को एहसास होने लग जाता है कि हमारे लिए हमारा पति अब हमसे दूरी पूरी तरह से बना रहा, जिसकी वजह से रीतिका जो होती है अब नए नए फ्रेंड मोबाइल पर फेसबुक के जरिए बनाना शुरू कर देती है और उसी से दिन भर चिपकी रहती थी। लेकिन जब भी प्रभात घर लौटता तो मोबाइल पर चिपका हुआ देखता तो उसी को लेकर इधर रीतिका से झगड़े तरार करता, कई तरह के खरी खोटी सुना देता, जिसकी वजह से आए दिन जो होता है इधर प्रभात के मन में शंका की वजह से झगड़े तकरार शुरू हो जाती है। लेकिन झगड़े तकरार चलते चलते कैसे ना तैसे कर कई महीने वक्त बीतते हैं। तभी घटना से मात्र
अब 4 दिन पहले, अब वही 20 दिसंबर, अब साल 2013 का ही अब दिन होता है। जैसे शाम का टाइम होता है उसी वक्त अर्ज होता है अब जाकर अपने भाभी के कमरे में घुस जाता है, और जब घुसता है तो उसके हाथ में एक टिफ़िन होता है। वही टिफ़िन अपने भाई को बुला कर दे देता है, कहने लग जाता है, माँ ने तुम्हारे लिए स्पेशल सब्ज़ी बनाई है, एक टिक्की है, वह तुम्हारे लिए ऐसी बनाई है कि उसकी तबीयत खुश हो जाएगी अगर तुम आज खा लोगे। यह बात जब सुनता प्रभात खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ पर इधर रितिका जैसे ही अरुण के चेहरे को देखने के बाद वह नहीं चाहते थे कि अब जो था प्रभात हमारे ससुराल का किसी के हाथ का खाना खाए, यहाँ तक कि प्रभात अब पूरा रिश्ता ससुराल वालों से ख़त्म ही कर दे, जिसकी वजह से इधर रितिका जाती टिफ़िन लेती है और लेने के बाद हाथ में कूड़े में डंप कर देती है। लेकिन यह जो नज़ारा होता है जब देखता है, और देखने के बाद जो होता है इधर पूरी तरह से अरुण दंग सा रह जाता है, और प्रभात भी ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। और वहीं रितिका जो होती है अरुण को कह देते हैं कि आज के बाद तुम्हारा इस घर आना जाना बंद है, अगर आओगे समझ लो तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन इधर अरुण जो होता है अपनी भाई की बात भी नहीं सुनता, और वहीं अपनी भाभी से झगड़े तकरार करना शुरू कर देता है। लेकिन इधर खूबसूरती जब देखता है, देखने के बाद उसके जो मुंह होते हैं पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखों के सामने पूरी खूबसूरती चौधिया से जाती है। लेकिन रितिका को आगे कुछ दिखाई नहीं देता और अपनी देवर से लड़ बैठती है। इस तरह लड़ बैठती है कि उसके जो हाथ होते हैं अरुण के गाल पर पहुँच जाते हैं। 3-4 बार पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अरुण जो होता है पूरी तरह से अपने आप को वही बेशर्म समझता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब बाहर जाता है तो जाने के बाद जो होता है उसी वक्त ठान लेता है कि आगे चलकर अब रितिका को हम सबक सिखाएंगे, तौर तरीके से सबक सिखाएंगे। अपने घर पहुँचता है। पहुँचने के बाद जो होता है दूसरी तरफ प्रभात और इधर रितिका के बीच रात के वक्त जो होता है वही पति पत्नी वाला रिश्ता तौर तरीके से कैसे न तैसे बन जाता है। लेकिन जब कुछ दिन बीतते हैं, बीतने के बाद जो होता है इधर अरुण जो होता है 4 रात ढंग से सो नहीं पाता है। हर वक्त वही रितिका का जो हाथ होता है उसके गाल पर बैठते हुए दिखाई दे, जिसकी वजह से अरुण अब एक खतरनाक फैसला तो सोच लेता है कि अब हमें टाइम नहीं गंवाना चाहिए। तो उसी वक्त अरुण के ही जो फैजाबाद शहर पड़ता है उसी में देवकाली पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले उसके अपने 2 करीबी दोस्त होते हैं, एक सूरज होता है, एक बंसी लाल होता है। दोनों से मुलाकात करता है, लेकिन दोनों जो होते हैं बड़े आपराधिक किस्म के होते हैं। दोनों के नाम जो होता है उस इलाके के जितने भी थाने होते हैं उसी थाने में कई मुकदमे दर्ज होते हैं। अब दूसरी तरफ अरुण जाकर बंसी लाल और सूरज ड्राइवर से मिलता है, और जब मिलता है तो उनको भी कुछ पैसे को लालच देता है, और देने के बाद जो होता है अपने ही रास्ते से अपनी खूबसूरत भाभी अब रितिका को हटाने के लिए प्लान की जानकारी देता है। और प्लान के हिसाब से जो होता है इधर ठीक है अब जैसे ही 24 दिसंबर साल 2013 का सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में बंसी लाल को अपने साथ लेता है और उधर इंडिको कार ड्राइवर सूरज को लेता है और कार लेकर मौके पर वहाँ से निकल जाता। और निकलने के बाद रास्ते में जाते हैं, तीनों एक नया कपड़ा लेते और वहाँ से नुकीला हथियार लेते हैं। उनका मकसद यही होता है जो कपड़ा होगा रितिका का हत्या करने के बाद दोबारा यही कपड़ा हम पहन लेंगे। और वहीं पास एक दुकान, उसी दुकान पे ले जाकर ये अरुण अपना मोबाइल रख देता है, ताकि पुलिस अगर हमारा घटना वाली लास्ट लोकेशन मोबाइल का देखे तो पता चले हमारा मोबाइल जो था मौके पर फैजाबाद शहर में एक्टिव है। और वहीं से कार लेकर तीनों निकल जाते हैं और शाम के टाइम लगभग लखनऊ पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जो होता है अरुण इधर लग जाता है अपने भाई के गश्त में, कहीं हमारा भाई हमारे भाभी के साथ कमरे में ना हो। लेकिन जब जाता है करीब पहुंचता कमरे को देखता है कि भाई का जो बाइक है बाहर खड़ा हुआ, समझ जाता कि अभी है। पूरे लगभग कुछ घंटे और इंतज़ार कर लेता है। लेकिन जैसे ही अब वही शाम का 7:30 के आसपास टाइम होता है तो अरुण की नज़र जो होता है प्रभात की बाइक पे पड़ती, पता लगता है प्रभात तो बाइक लेकर निकल पड़ा, समझ जाता कि मौका अच्छा दिख रहा है। तो उसी वक्त अरुण अपने दोनों दोस्तों को लेकर पहुंच जाता है, दरवाजे पर खड़ा होता है और बेल डोल बजाता है। और जैसे बजाता तो रितिका घर के अंदर होती है तो बाहर निकलती है। लेकिन जैसे अपने सामने अरुण को देखती है तो वहीं पर काफ़ी खरी खोटी सुनाती है। लेकिन अरुण कहने लग जाता है कि भाभी जी शाम होने को आया है, बस हम जाएंगे वॉशरूम में वॉश कर तुरंत ही फैजाबाद चले जाएंगे। लेकिन यह बात जब सुनती रितिका उसी समय अपने देवर को घर में पनाह देती है। अंदर जैसे जाता है तो उसी वक्त जो होता है घर के अंदर बंसी लाल और सूरज भी घुस जाते हैं।
लेकिन जब दोनों को जब देखती है चिड़चिड़ापन होने के नाते इधर अरुण को काफ़ी खरी खोटी सुनाती है, तो उसी वक्त अपना मोबाइल जैसे ही अब निकालती है रीत और इधर कॉल लगाने की कोशिश करती है, तो उसी वक्त सूरज जो होता है मोबाइल को छीन लेता है। छीनने के बाद दोनों के दोनों रीतिका के ऊपर टूट पड़ते हैं और इधर सूरज के हाथ में एक तेजधार नुकीला हथियार होता है। उसी हथियार से कई बार वार करते हैं रीतिका के ऊपर, जिसकी वजह से रीतिका हमेशा के लिए लहूलुहान अवस्था में फर्श पे गिर जाती है और वहीं दुनिया छोड़ के चली जाती है। तीनों के तीनों जाते हैं बाथरूम में, तो तरीके से वहाँ अपने कपड़े की सफाई करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, फिर वही जो वस्त्र लाए होते हैं फिर उसको धारण करते हैं, वहाँ से तुरंत का तुरंत निकल जाते। कुछ घंटे का सफ़र तय कर इधर जाकर अरुण अपने घर पहुँच जाता। लेकिन दूसरी तरफ है प्रभात जैसे अपने पिता को खबर देता है अपनी पत्नी की हत्या के बारे में, पता चलता बगल में ही जो होता है इधर अरुण सारी बात खड़ा होकर सुन रहा होता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जो होता है खुद है अब जाकर इधर सूरज लाता है और साथ में प्रभात का अपना जो भाई होता है अरुण लाता है। इसे सुनने को पुलिस का कलेजा भी थर्रा सा। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर तीनों को अपने कस्टडी में लेने के बाद ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में तीनों को ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे अब डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।